Shall we start if you're ready, all of you? Yes, sir. Yes. Okay. So we are going to talk about airways today, airway management, right? Okay. So just see these photographs. Just see these photographs. ये वाली फोटो देखना. Some foreign body has gone into the airways and has caused narrowing of the airway. दिख रहा है सभी को? Narrowing of the airway. ठीक. उसके बाद there is another foreign body lodged into the airway, seems to be a denture. Okay. So all these foreign bodies, they can lead to airway obstruction, which is a very serious thing. Okay. उसके अलावा कहाँ कहाँ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? कुछ इन्फेक्शंस में. इन्फेक्शंस जैसे एडल्ट्स में क्या हो सकता है? देर इज समथिंग नोन एज लडविग्स एंजाइना. सो इन लडविग्स एंजाइना देर इज बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सबमेंटल, सबलिंगुअल एंड द सबमैंडिबुलर स्पेसेस. उससे क्या होता है कि मैसिव सेलुलाइटस होता है, एकदम सूज जाता है, और जो फ्लोर ऑफ माउथ है ये रेज्ड हो जाता है. रेज्ड टंग रेज हो जाती है, तो जो पोस्टीरियर फेरेंजियल स्पेस है या एयरवे स्पेस है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है. या ट्रॉमा की वजह से कई बार इतना स्वियर ब्लीड होता है, कोई वॉमिटस होता है, कोई फॉरेन बॉडी है, ट्रॉमा मतलब चोट लगी, मैंडिबल फ्रैक्चर, मैक्सिलरी फ्रैक्चर, कि एयरवे स्पेस रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. या बच्चों में आपने जैसे सुना होगा, आपने सुना होगा डिप्थीरिया. डिप्थीरिया इज एन अक्यूट इमरजेंसी एज आई टॉट यू इन माइक्रोबायोलॉजी. कौन करता है? कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया. ठीक है. या कई बच्चों में हो जाता है एपिग्लोटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द एपिग्लोटिस. ठीक है. एपिग्लोटाइटिस कौन करता है? ऑर्गेनिज्म का नाम पता होना चाहिए. हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी. एपिग्लोटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी. Hemophilus influenzae. Okay. So all these can lead to massive airway obstruction. Okay. Any foreign body, any vomitus. So then we have to perform these procedures. One is cricothyrotomy, cricothyrotomy, and second you must have heard about it, tracheostomy. ये सब procedures हमें करने पड़ते हैं. ठीक है. So basically they are meant for airway management. राइट. अब हम अपनी पहले एनाटमी की बात करते हैं. नॉर्मल एनाटमी ऑफ लंग्स अगर आप देखेंगे, ठीक है. सो दिस इज द ट्रेकिया और द विंड पाइप. ट्रेकिया और द विंड पाइप, एंड दिस इज डिवाइडिंग इनटू द राइट, गोइंग टू द राइट लंग, एंड टू द लेफ्ट ब्रोंकाई, द लेफ्ट लंग. जब भी कोई गलती से इनएडवर्टेंटली कोई इनहेल्ड फॉरेन बॉडी इंजेस्ट कर लेता है, inhaled foreign body, maybe a piece of denture, okay, maybe some crown, maybe anything foreign body, maybe a tooth. कई बार दांत निकालते निकालते ही posterior pharyngeal space में slip कर जाता है, and it can go into the airways. So remember, because ये जो trachea है, this is more in line with the right lung as compared to the left lung. The inhaled foreign body would most likely go to the right lung if it goes into the airways. याद रखोगे? तो ये बिल्कुल इसके लाइन में है राइट लंग. लेफ्ट साइड पे देखोगे ये थोड़ा सा एंगुलेशन पे है. सो inhaled foreign body, if accidentally taken inside, is most likely to go into the right lung, because the right lung is in more line with the trachea. I hope you have understood this point, right? Let's move ahead. उसके बाद it is very crucial and important that you should know the anatomy of the neck.
So already today in our first session we have studied the anatomy of the neck. Okay, let's revise a few things. Okay, सबसे ऊपर जो बढ़ी हुई है, सबसे ऊपर जो पड़ी हुई है, that is the hyoid bone. hyoid bone, ठीक है, समझ आ रही है? hyoid bone, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है थायरॉयड कार्टिलेज। उसके बाद है थायरॉयड कार्टिलेज। मेरे से बेटर डायग्राम बनाना, माय डायग्राम्स आर नॉट वेरी गुड एज यू ऑल नो। थायरॉयड कार्टिलेज, एक्सक्यूज मी, थायरॉयड कार्टिलेज, राइट। थायरॉयड कार्टिलेज। After that, we have something known as the signet ring shape cricoid cartilage. मैं अपना पॉइंटर भी वहाँ पे रख रहा हूँ, cricoid cartilage. So very clear cut, you should know the anatomy of the neck. Cricoid cartilage. Right? Below the cricoid cartilage starts a space known as suprasternal space of Burns. Starts a space known as suprasternal space of Burns. Starts a space known as suprasternal space of Burns. I hope all of you can read this. Suprasternal space of Burns. Should I write it again? Is it okay? दिख रहा है? Suprasternal Yes, space sir. of Burns. दोस्तों, इस सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न्स में पड़े होते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स known as the tracheal rings. Tracheal rings. Tracheal rings. अब ये ट्रेकियल रिंग्स को फील ज़रूर करना, आपने पहले भी किया था, दोबारा एक बार देखो। जो आपकी लेरेंजियल प्रोमिनेंस है, इससे नीचे बिलो दिस प्रोमिनेंस कीप 2 फिंगर्स हॉरिजॉन्टली। रखोगे तभी समझ आएगा। कीप 2 फिंगर्स हॉरिजॉन्टली एंड विद योर टिप ऑफ द अदर हैंड press upon the area beneath it. So you will feel a choking sensation. Choking, अजीब सा discomfort feel होगा because these are your tracheal rings. ट्रेकियल रिंग्स कहाँ पड़े हुए हैं? ये स्पेस में जिसका नाम है सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न्स. सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप. आई होप इतना तो समझ आ गया. ऊपर हायोइड बोन, फिर थायरॉयड कार्टिलेज, फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज, फिर सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न्स जिसमें है ट्रेकियल रिंग्स. अब दोस्तों, हायोइड कार्टिलेज, हायोइड बोन और थायरॉयड कार्टिलेज के बीच में एक मेम्ब्रेन है. ऐसे इसकी फाइबर्स जाती हैं, मेम्ब्रेन. ठीक है. सिमिलरली जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड और थायरॉयड के बीच में भी एक मेम्ब्रेन है. So between the hyoid bone and the thyroid cartilage there is a membrane, as you can see here. Between the cricoid cartilage and the thyroid cartilage there is a membrane, as you can see here.
अब दोस्तों इसका जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण, ध्यान से सुनना, नीचे से ऊपर की तरफ करना है, रट्टा नहीं मारना, डोंट मग इट अप। थायरॉय थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, नीचे वाली थायरॉयड, ऊपर अटैच्ड है हायोइड बोन से, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। आ रही है समझ? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन। अब नीचे वाले का नामकरण आप करो। नीचे अटैच्ड है क्रिकोइड को, ऊपर अटैच्ड है थायराइड। Cricothyroid. नीचे वाले से शुरू Cricothyroid. करना है, क्रिको थायरॉयड मेम्ब्रेन, क्रिको थायरॉयड मेम्ब्रेन। दिस इज हाउ द नॉमेनक्लेचर गोस। तो ये एक ऐसा डायग्राम है, आपको इतना ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप इसको कभी भी विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू सेकेंड्स बना सको। ठीक है, लेट्स मेक इट क्विकली अगेन विदाउट सीइंग। सो आई हैव मेड द, दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, हायोइड बोन, राइट, hyoid bone. Next is the very important Thyroid. thyroid cartilage. Thyroid cartilage. Okay. Next is a signet ring shape cartilage, incomplete signet ring shape cartilage, which is known as Cricoid the cartilage. cricoid cartilage. Signet ring shape. Cricoid cartilage. This cricoid cartilage is going to progress into a space known as suprasternal space of Burns. Suprasternal space of Burns. Suprasternal space of Burns, which has these cartilaginous rings known as the tracheal rings. Remember, trachea is our wind pipe. ये हमारी wind pipe है जो हम palpate कर रहे हैं। इस ट्रेकिया से एग्जैक्टली पीछे एक और पाइप पड़ी हुई है, फूड पाइप। तो जब भी हम खाना खाते हैं, ये विंड पाइप बंद हो जाती है और जो खाना फूड पाइप के रास्ते से नीचे चला जाता है। समझ आ रही है बात? सो ये दो पाइप्स हैं, बाहर की तरफ है विंड पाइप और ट्रेकिया, इसके एग्जैक्टली पीछे है फूड पाइप और इसोफेगस। ठीक, अब जल्दी से ये दो मेम्ब्रेन्स हैं बीच में, बता दो, नामकरण कर दो, बिटवीन द थायरॉयड कार्टिलेज एंड द हायोइड बोन। Thyrohyoid. Thyroid. So this is the thyrohyoid membrane. Thyrohyoid membrane. Thyrohyoid membrane. And the second important membrane between the Cricothyroid. Ecothyroid. Cricothyroid. cricoid cartilage and the thyroid cartilage is the cricothyroid membrane. Cricothyroid membrane. ठीक, अब बच्चों मोटा मोटा याद रखो, अब दिमाग में बिठानी है। जो प्रोसीजर है हमारा क्रिकोथायरोटॉमी, क्रिकोथायरोटमी, वहाँ पे हमने इस क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन को इंसाइज करना है, कट लगाना है और एक एयरवे एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, एयरवे स्टैब्लिश करने का मतलब है कि जब चोकिंग हो रही होती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, मे बी बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, फॉरेन बॉडी, लेरिंजल फ्रैक्चर्स, है ना, एपिग्लोट, कुछ भी कारण हो, सो हम क्या करते हैं, हम रिससिटेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। याद है आपको, जीए में पढ़ा था, ईटीटी, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। बट जब हम ट्यूब ना डाल पाएँ, जब पेशेंट को वेंटिलेट ना कर पाए किसी भी और रास्ते से, सो दीज आर द लास्ट रिजॉर्ट्स, क्रिकोथायरोटॉमी एंड ट्रेकेओस्टमी। ठीक है, सो क्रिकोथायरोटॉमी में जो इंसिजन है वो होएगा ओवर द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। सो एज यू कैन सी बिटवीन द क्रिकोइड कार्टिलेज एंड द थायरॉयड कार्टिलेज जो मेम्ब्रेन है, क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। और जो ट्रेकियोस्टॉमी है, ध्यान से देखना जूम विंडो में, वहाँ पे जो इंसिजन, जो आपने इंसिजन देना है, दैट इज गोइंग टू बी ओवर द ट्रेकियल रिंग्स। ट्रेकियल रिंग पता है आपको कहाँ पे है? सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न्स। सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न्स का है बिलो द क्रिकोइड कार्टिलेज। इतनी बात समझ आई? बहुत बेसिक सी बात बताई है। सो अभी मैंने बोला कि क्रिकोथायरोटॉमी करनी होती है ऑन द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन,
बिटवीन द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड द थायराइड कार्टिलेज एक इंसिजन देना होता है ओवर द मेम्ब्रेन और फिर ट्यूब डालनी होती है, ठीक है। सिमिलरली जो ट्रेकियोस्टमी है वो ट्रेकियल रिंग्स को कट करना होता है, कॉमनली द सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग्स, और उसके बाद एक ट्यूब डालनी होती है। तो मुझे बताओ कि ये हायर लेवल पे क्या चीज़ हो रही है और लोअर लेवल पे क्या चीज़ हो रही है। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, देख के बताओ। क्रेकोथायरोटॉमी। और लोअर लेवल पे क्या हो रहा है, Tracheostomy. तभी क्रिकोथायरोटॉमी का बड़े सारे नाम हैं। एक नाम है हाई ट्रेकियोस्टमी। हाई समझते हो, हायर लेवल पे हो रहा है, हाई ट्रेकियोस्टमी, हाई ट्रेकियोस्टमी। हाई ट्रेकियोस्टमी। और भी कुछ नेम्स है, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हमें ये 3 बेसिक टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। नंबर 1 इज क्रिकोथायरोटॉमी, ठीक है, देन इज ट्रेकियोटमी, एंड थर्ड इज ट्रेकियोस्टमी, ओके। First is cricothyrotomy, which was first described by Paul of Aegina. Paul of Aegina describe, in case you want me to write anything on the Zoom window or on the board, please tell me. Cricothyrotomy, ठीक है, was described by Paul of Aegina. लिख ही दिया मैंने, Paul of Aegina, cricothyrotomy। ये लो देख लो जिनका थोड़ा लेट, ओके। क्रिकोथायरोटॉमी, पॉल ऑफ एजेना। सो क्रिकोथायरोटॉमी, मोटा मोटा ध्यान से सुनो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, मन पे बोझ नहीं डालना। क्रिकोथायरोटॉमी इज कटिंग थ्रू द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन एंड इस्टेब्लिशिंग एन एयरवे टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन। सेव द लाइफ क्यों है कि एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है। ज़्यादातर हम ट्रॉमा में, ऑब्स्ट्रक्शन में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, ये है ना, वी यूज़, और फॉरेन बॉडी में हम क्रिकोथायरोटॉमी करते हैं, राइट। सो कटिंग थ्रू द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन इज क्रिकोथायरोटॉमी। सेकेंड टर्म ध्यान से सुनो, ट्रेकियोटमी। ट्रेकियोटमी दोस्तों, ट्रेकियोटमी का क्या मतलब है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ट्रेकियोटमी मीन्स जस्ट कटिंग थ्रू द ट्रेकिया, ट्रेकिया पे कट लगाना है। अब दोस्तों, ट्रेकिया पे कट क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ट्रेकिया के ऊपर ही कोई मैलिग्नेंसी हो, समझ सकते हो, कैंसर, तो ट्रेकिया कोई काटना पड़ेगा, है ना। कोई फॉरेन बॉडी पड़ी हो तो कट करके उस फॉरेन बॉडी को रिट्रीव करना पड़ेगा। सो अगर आप सिंपली कट कर रहे हो थ्रू द ट्रेकिया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकियोटमी। ट्रेकियो मतलब ट्रेकिया, ऑटमी मीन्स अ सेक्शन, टोमी, टोमी मीन्स अ सेक्शन। तीसरा टर्म है ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकिया, ट्रेकियो मतलब ट्रेकिया, स्टोमा मतलब एक माउथ, माउथ, ठीक है। दोस्तों, आपने ऐसा फोटो कभी बचपन में बनाया है? ये मैंने गंदी सी फोटो बनाई है, बताओ क्या ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिश। Fish. तो ये फिश की आई है और यहाँ पे ना ऐसे ऐसे कुछ होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया होगा, फर्स्ट या सेकंड में। इसको बोलते हैं Scale. गिल्स, गिल्स, ओके। और ये फिश का माउथ है, इसको बोलते हैं स्टोमा। एनी ओपनिंग और एनी माउथ इज नोन एज स्टोमा, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब आप चिंता मत करो अगर आपको गिल्स नहीं याद आ रहा, वो पुरानी बात है, खत्म हो गई, ओके। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आप ट्रेकिया पे कट लगा रहे हो और कट लगाने के साथ साथ आप एक सर्कुलर ओपनिंग क्रिएट कर रहे हो जिसके थ्रू आप मैकेनिकली कोई ट्यूब डाल सको, ठीक है, टू वेंटिलेट अ पर्सन, या सक्शन करने के लिए ट्यूब डाल सको टू सक्शन द सिक्रीशंस, दैट इज नोन एज ट्रेकियोस्टमी। सो ट्रेकियोस्टमी मीन्स कटिंग थ्रू द ट्रेकिया एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ए स्टोमा ऑन द स्किन सरफेस। इसके नीचे ट्रेकियल रिंग है जहां मैं हाथ लगा रहा हूं, तो उन पे कट लगाया और यहाँ पे एक छेद बना दिया, गोल गोल सा छेद बना दिया, ताकि इसके अंदर एक ट्यूब जा सके या सक्शनिंग हो सके,
ये तीनों टर्म्स आपको समझ आई? दोबारा बोल रहा हूँ, क्रिकोथायरोटॉमी इज सिंपली अ कट ऑन द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन between the cricoid cartilage and the thyroid cartilage. Okay. Tracheotomy is cutting into the trachea but not creating it into a stoma. स्टोमा नहीं बनाना, सिर्फ ट्रेकिया को काट रहे हैं. क्यों काट रहे हैं? कोई मेलिग्नेंसी है ट्रेकिया में, कोई फॉरेन बॉडी पड़ी है, उसको ढूंढना है, तो सिर्फ कट लगा रहे हैं. अगर आप कट लगाने के साथ साथ ओपनिंग को बड़ा कर दें, चौड़ा कर दें, और स्किन, ये जो बाहर स्किन है, यहाँ पर एक सर्कुलर ओपनिंग बना दें काट के, ताकि एक ट्यूब अंदर जा सके, ताकि सक्शन अंदर एपरेटस जा सके, उसको बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी. ट्रेकियो मतलब ट्रेकिया, स्टोमा मतलब माउथ. माउथ. समझ आ गई तीनों बातें? राइट? ओके. सो साइंटिस्ट के कुछ कुछ नाम याद रखिएगा. सो ये फेब्रिशियस जो था, he first described the tracheostomy procedure. Fabricius first described the tracheostomy procedure. Next scientist is Heister. Heister, he coined the term tracheotomy. Heister coined the term tracheotomy. कोई बता सकते हैं tracheotomy क्या क्या मतलब है? Cutting through the trachea. To the trachea. Cutting through the trachea, but we are not creating a mouth. यहाँ पे ओपनिंग नहीं बना रहे स्किन के ऊपर, सिर्फ काट रहे हैं ट्रेकिया को. सो हीस्टर कॉइंड द टर्म ट्रेकियोटमी as seen on the zoom window. Heister coined the term tracheotomy. Okay. Then next scientist Nigus. Nigus coined the term tracheostomy. Tracheostomy. Nigus coined the term tracheostomy. Nigus coined the term tracheostomy. आपको जान के हैरानी होगी कि जो ट्रेक्योस्टमी प्रोसीजर है, दैट इज बीन क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन द एंशियंट वेदास, स्पेशली ऑफ द हिंदूज. दैट इज, अगर आपने नाम सुनो, ऋग्वेदा. ठीक है. सो सुश्रुता इज सेड टू बी द फर्स्ट सर्जन ऑफ इंडिया. सुश्रुता ऋषि. ठीक है. सो ऋग्वेदा में बहुत क्लियरली ये ट्रेक्योस्टमी प्रोसीजर मेंशन्ड है. पुराने ज़माने में ट्रेक्योस्टमी की कब ज़रूरत पड़ती थी? जब कोई फॉरेन बॉडी लाइक फिश का कांटा, पता है आपको? फिश एक तो होती है विद बोन एंड एक बोनलेस. तो फिश का कांटा कई बार गले में फंस जाता था. ओके. सो आई रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक अ वेरी सीनियर फिजिशियन फ्रॉम पीजीआई, he died because of that fish का कांटा stuck into his throat. ठीक है. though he was working in such a apex institution, so it can be really fatal. This is what I'm trying to tell you, right? So Fabricius, he described first the tracheostomy procedure. Heister coined the term tracheotomy. Negus coined the term tracheostomy, and it has been mentioned tracheostomy in the ancient Vedas as well. For example, the Rig Veda. Now फॉर अस इन दिस टाइम, बड़ी मज़ेदार बात है, ध्यान से सुनना. सभी को, जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी को लग रहा होगा कि ट्रेकियोस्टमी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज के टाइम में क्रिकोथायरोटॉमी इज द प्रेफर्ड प्रोसीजर फॉर एयरवे मैनेजमेंट. ठीक है. याद रखोगे इस बात को? विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्रिकोथायरोटॉमी. क्रिकोथायरोटॉमी. सो क्रिकोथायरोटॉमी कब कब इंडिकेशंस हैं, ध्यान से याद रखना. मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा. मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा मतलब मैंडिबल फ्रैक्चर हो गया, मैक्सिला फ्रैक्चर हो गया. आपको पता है मैक्सिला जब फ्रैक्चर होता है तो एंटीरियर ओपन बाइट हो जाती है, पोस्टीरियर फेरेंजियल स्पेस रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज द मैक्सिला गेट्स इम्पैक्टेड इनटू द बेस ऑफ द स्कल. ये ट्रॉमा में पढ़ाया था मैंने. मैक्सिला गेट्स इम्पैक्टेड. सो नॉर्मली देखो बच्चों, आपको फिर बता देता हूँ, ये मैक्सिला है, ये मैंडिबल है, ये आपकी और मेरा मैक्सिला और मैंडिबल है. जब ये लीफोर्ड 1, 2, 3 फ्रैक्चर्स होते हैं तो ये मैक्सिला जो है, ये क्या हो जाता है, ये ऐसे इम्पैक्ट पीछे की तरफ चला जाता है. ठीक है.
तो ये जब पीछे की तरफ चला जाएगा तो ये एयरवे नैरो हो जाएगी पीछे की तरफ, और आगे से क्या हो जाएगा, एंटीरियर ओपन बाइट। नॉर्मली ऐसे जब पीछे की तरफ चला जाएगा, सो दिस गेट्स लॉक्ड और इम्पैक्टेड इनटू द बेस ऑफ द स्कल। सो मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो क्रिकोथायरोटॉमी करनी पड़ती है। देन ओरोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एनी रीजन, एनी ओरोफेरेंजियल मास, एनी एब्सेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल लडविग्स एंजाइना आपने सुना है, ओके, और एनी ओरोफेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन। देन वेयर ओरल और नेजल इंट्यूबेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। नॉर्मली ध्यान से सुनो, जब भी कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम करते हैं बैक स्लैप्स, खासकर बच्चों में। आगे पढ़ाऊंगा। बड़ों में एक मैनूवर करते हैं, शायद आपको पहले पढ़ाया हो, हेमलिक्स मैनूवर, सब डायफ्रामेटिक थर्स्ट, ठीक है, फॉरेन बॉडी को रिट्रीव करने की कोशिश कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा। अगर वो फेल हो जाए तो सेकंड काम हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। वी ट्राई टू पुट अ ट्यूब आइदर थ्रू द नोज और थ्रू द माउथ। अगर वो ट्यूब भी नहीं किसी कारणवश डल पा रही, फिर हमें करना पड़ेगा क्रिकोथायरोटॉमी और ट्रेकियोस्टमी, ठीक है। एंड लास्ट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अब दोस्तों मैंने ट्रॉमा में भी पढ़ाया था, फिर दोबारा से बता रहा हूं, दैट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम हेड एंड नेक क्रेनियोफेशियल ट्रॉमा आर ऑल्सो हैविंग इंजरी ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। तो जब हम पेशेंट को कैजुअलिटी में देखते हैं, कई बार हमें समझ आ जाता है कि ये ऐसे मून फेशिज है ना, या मैंडिबल से ब्लीड हो रहा है तो शायद मैंडिबल फ्रैक्चर है, या मैग्जिला इस तरह से है ना, पांडा फेशिज है तो लीफोर्ड फ्रैक्चर है, ठीक है। बट सर्वाइकल स्पाइन इंजरी नहीं हमें दिख रही होती, क्योंकि वो तो एक्सरे पे दिखेगी। एक व्यू होता है स्विमर्स व्यू, ट्रॉमा में पढ़ाऊंगा, वो स्विमर्स व्यू से आपको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का पता चलता है, स्विमर्स व्यू, ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनो, कि जो ट्रेकियोस्टमी है, ट्रेकियोस्टमी, उसमें हमें हमेशा इस नेक को एक्सटेंड करना पड़ेगा, हेड को फ्लेक्स करना पड़ेगा, नेक को एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर हम ऐसे 2 उंगलियां रखेंगे, लैंडमार्क्स पैल्पेट करेंगे, फिर हम स्किन पे इंसिजन देंगे, ठीक है, स्किन पे इंसिजन देंगे, और नॉर्मली हम यू या इन्वर्टेड यू इंसिजन देते हैं। डायसेक्शन करेंगे तो हमें ट्रेकियल रिंग दिखेंगे, फिर ट्रेकियल रिंग पे कट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ नेक है, अगर किसी की पहले से ही सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, अगर उसका आप नेक और ज़्यादा एक्सटेंड करोगे तो आप समझ सकते हो कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी एक्सेंचुएट हो जाएगी और बढ़ जाएगी, है ना। सो इसीलिए क्रिकोथायरोटॉमी में ये फ़ायदा है। क्रिकोथायरोटॉमी कहाँ करते हैं, इन द कटिंग थ्रू द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। याद रखना कि क्रिकोथायरोटॉमी में ये नेक एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रेकियोस्टमी में हेड को फ्लेक्स करना पड़ेगा और ये नेक एक्सटेंशन करना पड़ेगा, वेरस क्रिकोथायरोटॉमी में ऐसा कुछ भी पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब आप लोग मुझे बताओ कि जिसको सस्पेक्ट कर रहे हैं विद सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन समझ दो, पंजाबी जो कहते हैं तो टूट गई है ना, पिछले वाला रीजन टूट गया है, तो उसमें आप क्या करना चाहोगे, ट्रेकियोस्टमी या क्रिकोथायरोटॉमी? Lipothyrotomy. क्रिकोथायरोटॉमी, बिकॉज ट्रेकियोस्टमी में हेड को फ्लेक्स करके नेक को ऐसे एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं, हम सिर के पीछे सैंड बैग्स रख देते हैं या बड़े बड़े पिल्लोज रख देते हैं, उससे फिर ऐसे नेक को एक्सटेंड करते हैं, लैंडमार्क्स पैल्पेट करते हैं और इंसिजन देते हैं। समझ आ रही है कुछ कुछ बात? सो इन सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज 3-4 स्टार लगा लो, क्रिकोथायरोटॉमी, क्रिकोथायरोटमी इज प्रेफर्ड। I hope you are noting this down, whatever is written on the slide, this is important, right? कर लिया note, yes or no? Yes, sir. Yes? Okay. So this is important, let's move ahead. अब बच्चों यहाँ पे ना 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। आप मेरे नेक की तरफ देखो, ठीक है,
क्या इस नेक में आपको मेरी क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन दिख रही है? No. हमें क्या दिख रहा है? हमें सिर्फ स्किन दिख रहा है, स्किन। हम अपनी सर्जिकल और एनाटमी की नॉलेज से स्किन पे लैंडमार्क्स पैल्पेट करके इंसिजन देंगे, ठीक है, डिसेक्शन करेंगे तो ऊपर दिख रहा है, स्किन पे इंसिजन दिया, नीचे क्या पड़ा हुआ है, ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड थायराइड कार्टिलेज, डिसेक्शन करेंगे और फिर हम क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे? क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। फिर उस क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन पे कट लगाएंगे। समझ आ रही है बात आप लोगों को? बच्चों, मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठंडे दिमाग से सोचो कि 2 इंसिजन देने पड़ेंगे, 2 इंसिजन्स। वन इज ऑन द स्किन, स्किन पे दोगे, एक्सपोज करोगे क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन को, एंड सेकेंड इंसिजन इज डायरेक्टली ऑन द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। अगर आपने मेरे पे क्रिकोथायरोटॉमी करनी हो तो क्या मेरी ऐसे क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन चमकती हुई दिखेगी आपको? No, sir. आप अपनी सर्जिकल नॉलेज से पहले क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन वाले एरिया में स्किन पे इंसिजन दोगे। ऊपर वाली फोटो में स्किन पे इंसिजन दे रहे हैं। यूजली कैसा इंसिजन होता है? वर्टिकल इंसिजन दिख रहा है, ऐसे वर्टिकली जा रहे हैं स्किन पे। फिर डायसेक्शन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डीपर लेयर्स में। फिर आपको ये वाली मेम्ब्रेन दिखेगी, क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। फिर आप इस क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन पे एक हॉरिजॉन्टल कट या हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाओगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ओके, सो हाउ टू फाइंड दिस क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अपनी लेरेंजियल प्रोमिनेंस को फील करो, लेरेंजियल प्रोमिनेंस को फील करोगे तभी पता चलेगा। और उसके बाद 1 to 1.5 फिंगर ब्रेथ हॉरिजॉन्टली फिंगर रखो, 1 to 1.5। इसके नीचे दूसरी फिंगर से करेंगे फील, ये है आपकी क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। 1 to 1.5 फिंगर ब्रेथ बिलो द लेरेंजियल प्रोमिनेंस। अगर 2 उंगलियां रख ले, 2 उंगलियों के नीचे क्या फील होएगा? ट्रेकियल रिंग्स, वो तो नीचे आ गए ना ट्रेकियोस्टमी करने के लिए। बट आपने अगर क्रिकोथायरॉटमी करनी है तो जस्ट 1 फिंगर ब्रेथ बिलो द लेरेंजियल प्रोमिनेंस इज योर क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, राइट? सो आप क्या करोगे? पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, इमरजेंसी प्रोसीजर है, आप फटाफट से वर्टिकल इंसिजन दोगे, डिसेक्शन करोगे, ठीक है? डिसेक्शन करोगे तो आपको ये मेम्ब्रेन दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपको ये मेम्ब्रेन दिखेगी तो आपने हॉरिजॉन्टल इंसिजन देना है ओवर द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। ये बात समझ आई सभी को? सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी इंसिजन्स आर इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर डूइंग क्रिकोथायरॉटमी? 2 incisions. One is on what? Skin. One is on Skin. skin. And second The other incision one is is on on what? cricothyroid membrane. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, ओके। Now very important is that when you are doing cricothyrotomy, once you have given the incision over the cricothyroid membrane, बच्चों ध्यान से सुनो, एग्जाम में पक्का आएगा। Once you have given an incision over the cricothyroid membrane, remember that you have to rotate your scalpel or your BP blade to 90 degrees. ऐसे घुमाना पड़ेगा मेम्ब्रेन को थोड़ा ओपन करने के लिए या इनलार्ज करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनूवर है मेम्ब्रेन को खोलने के लिए। समझ आ रही है बात? राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनूवर टू ओपन द मेम्ब्रेन वंस यू हैव रीच द क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन। ये देखो लिखा भी हुआ है, द हैंडन ऑफ द स्कैल्पल इज इंसर्टेड इनटू द इंसिजन एंड रोटेटेड 90 डिग्रीज। एक टर्न दे देते हैं टू enlarge the airway opening. Dear students, I can assure each one of you who is attending the class that this photograph and this question will be surely asked in the exam. गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, वर्बल गारंटी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। So this is a very important maneuver while doing cricothyrotomy, that you insert your scalpel in the incision. ये incision दिया हुआ है, scalpel अपना ब्लेड अंदर घुसाया और एक टर्न दे दी टू enlarge द ओपनिंग। कितना टर्न देना है? 90 डिग्रीज। तो ये फोटो आपके पास होनी चाहिए, आप अपनी कॉपी में बनाओ,
क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है. This question is going to be asked. I can bet upon that. Right? फोटो पहचान लोगे एग्जाम में, क्रिकोथेरोटमी. राइट? कौन सा ब्लेड हम यूजली यूज करते हैं? 11 नंबर ब्लेड. नंबर 11 ब्लेड. अब बात वहीं पर आ गई जो कुछ क्लासेस पहले हमने पढ़ा था. कौन सा ब्लेड होता है 10 नंबर, कौन सा 11 नंबर, कौन सा 12 नंबर और कौन सा 15 नंबर. ठीक है, आप सब लोग मेरे साथ रिपीट करो. 10 नंबर ब्लेड कौन सा होता है? स्किन इंसिजन्स. अगर आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे ना, दैट मीन्स यू शुड राइट इट ऑन योर नोटबुक. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, यू मस्ट राइट इट डाउन अगेन. अगर आपको याद है मुंह जुबानी तो रहने दो. 10 इज फॉर स्किन इंसिजन, 11 इज फॉर स्टैब इंसिजन. तब मैंने फोटोग्राफ्स भी दिखाई थी आपको आर्मामेंटेरियम की इंस्ट्रूमेंट्स की क्लास में. 11 इज फॉर स्टैब इंसिजन्स. 12 इज फॉर म्यूकोजिंजाइवल प्रोसीजर्स. याद है कर्व्ड सा ब्लेड होता है जो पेरियोडोंटिस्ट यूज करते हैं क्रेविकुलर इंसिजन के लिए. 12 इज फॉर म्यूकोजिंजाइवल प्रोसीजर. और 15 नंबर ब्लेड है जो ओरल, जो नॉर्मल ब्लेड आप यूज करते हो Intraoral. इंट्राओरल सर्जरी. 15 नंबर ब्लेड. Okay, so in cricothyrotomy we are using the number 11 blade. That is very important. ठीक है, the blade is not depicted very well in this photograph, 11 number blade, but you have to remember it by heart. Okay. Now why cricothyrotomy? So what is better? क्या ज़्यादा अच्छा है, क्रिकोथायरोटमी या ट्रेकियोस्टमी? याद रखना, क्रिकोथायरोटमी इज मच बेटर बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद मच लेस कॉम्प्लिकेशंस. बहुत इजी है परफॉर्म करना, बहुत कम टाइम चाहिए परफॉर्म करने के लिए, बहुत कम औजारों की ज़रूरत है, वेरी लेस इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस आर देयर एंड इट इज़ मच फास्टर. ठीक है, याद रखोगे तो बड़ा बड़ा स्टार लगा के लिख लो. क्रिकोथायरोटॉमी इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर ट्रेकियोस्टमी एक्सेप्ट इन अ फ्यू कंडीशंस. वो कौन सी कंडीशंस है मैं अभी आपको बता रहा हूँ. Cricothyrotomy is always, put a star and write it down. Cricothyrotomy is always preferred over tracheostomy except in a few cases. तो दोस्तों क्रिकोथायरोटमी क्यों बेटर है? आपको सामने दिख रहा है, इट इज़ फास्टर देन ट्रेकियोस्टमी. तो ट्रेकियोस्टमी में टाइम लगता है. हमारी एक बुक है फोंसिका, वो कहती है कि हमें 3 मिनट्स लगते हैं क्रिकोथायरोटोमी में को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए 3 मिनट्स. जबकि जो ईएनटी की बुक्स हैं, डॉक्टर ढींगरा की बुक या जो बाकी बुक्स हैं, वो कहती हैं कि हमें 2 मिनट्स लगते हैं क्रिकोथायरोटोमी को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो आप सबके लिए एक रफ गाइड याद रखना, स्टार लगा लो, ये भी एग्जाम में आएगा. 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes. So cricothyrotomy is much faster than tracheostomy. Takes 2 to 3 minutes. Right? 2 to 3 minutes. Then cricothyrotomy is easier to perform. Less instrumentation is required. Tracheostomy में बड़े सारे instruments use होते हैं, आगे आपको दिखाऊंगा. क्रिकोथायरोटमी में कम इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं. ट्रेकियोस्टमी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस है. दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं ट्रेकियोस्टमी में. दोस्तों अगर आप कभी आपने पाइप से पानी दिया है अपनी कार पे या अपने लॉन पे, इफ़ यू हैव एवर शॉवर्ड सम वाटर ऑन द लॉन और ऑन, सो इफ़ यू कीप योर फिंगर एट द फ्रंट, इफ़ यू कीप योर थंब एट द फ्रंट ऑफ द पाइप, पाइप को दबा दिया थंब से, तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ऑक्लूड कर दिया ओपनिंग को. नहीं किया आपने कभी ऐसा? प्रेशर. दोबारा बता Pressure. रहा हूँ, ये एक पाइप है, पाइप का जो आउटर एरिया है ना, ओपनिंग है, उस ओपनिंग को टोटली दबा दिया, थंब से दबा दिया जोर के, तो पानी तो बाहर नहीं आएगा. दैट मीन्स देयर वुड बी नैरोइंग और स्टेनोसिस इन दिस एरिया.
नैरोइंग हो जाएगी ना, दबा दिया आपने इसको, ठीक है। सो सिमिलरली ध्यान से सुनो, ट्रेकियल रिंग यहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न्स। तो जब आप ट्रेकियोस्टमी कर रहे हो, अगर आप पहला ट्रेकियल रिंग ही काट देते हो जहाँ से ट्रेकिया शुरू हो रहा है, दैट इज द आउटर पोर्शन ऑफ द पाइप, तो क्या हो जाएगा, नैरोइंग ऑफ द एयरवे, स्टेनोसिस। तो याद रखना, जब भी आप ट्रेकियोस्टमी कर रहे हो, कभी भी पहला रिंग और नीचे वाले आखिरी रिंग्स को नहीं काटना, एंड्स ऑफ द पाइप को नहीं काटना। सो हम किसको प्रेफर करते हैं काटने के लिए, बीच वाले एरिया को, सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग्स इन ट्रेकियोस्टमी, राइट। सो द फर्स्ट एंड फोर्थ ring are avoided because that would lead to stenosis of the airway and further airway obstruction. This is something very important if you have understood, right? So cricothyrotomy में क्या है, बहुत तेज है as compared to tracheostomy, easier to perform है, fewer surgical complications. So can you tell me one of the complications associated with tracheostomy? किसी चीज़ की narrowing हो जाती है, tracheal stenosis. Very good, shabash. Tracheal stenosis. This is one of the complications when it is not done properly. Excuse me. दोस्तों, जब आप इंसिजन दे रहे हो, ऑल ऑफ अस आर नॉट ट्रेन्ड समटाइम्स फॉर ट्रेकियोस्टमी, और ये सडनली आपके सामने आएगा और आपको एकदम ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो आपने इसको काटना है, दोबारा से ध्यान से देखो, ट्रेकियल रिंग को काटना है, जिसको कहते हैं विंड पाइप और ट्रेकिया। दोस्तों, इस पाइप के पीछे, एग्जैक्टली पीछे एक और पाइप भी पड़ी हुई है, कोई नाम बता सकते हैं, Esophagus. ईसोफेगस और फूड पाइप। तो कई बार जब आप कट लगा रहे होते हो, ध्यान नहीं रहता और आप बहुत डीप कट लगा देते हो, डेप्थ में चले जाते हो, तो बिसाइड्स कटिंग इनटू द ट्रेकिया विच इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, अनफॉर्चुनेटली यू कट इनटू द ईसोफेगस एज वेल. This is especially very critical in children where this area is not too big, and there are high chances that while cutting into the trachea you might cut into the esophagus, food pipe as well. So God forbid अगर आप ऐसा काट देते हो तो एक ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी धीरे धीरे, उसको बोलते हैं ट्रेकियो इसोफेगल फिस्चुला. वो ओपनिंग धीरे धीरे एपिथेलाइज हो जाएगी. समझ आ रही है बात? ट्रेकियो इसोफेगल फिस्चुला, आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. ट्रेकियो इसो, शुड आई राइट इट डाउन ऑन द बोर्ड? ट्रेकियो इसोफेगल फिस्चुला. So I have written it on the Zoom window as well. Tracheoesophageal fistula. According to me, you should put 3 stars here. Tracheoesophageal fistula. तो आप देख रहे हो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे. एक कॉम्प्लिकेशन आपने सुनी ट्रेकियल स्टेनोसिस की, नैरोइंग ऑफ द एयरवे हो गया. कब हो गया? अगर आप पहला रिंग या एंड वाला रिंग काट दोगे, फर्स्ट रिंग और फोर्थ रिंग. तो काटने कौन से होते हैं एक्चुअली? सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग्स. दूसरा क्या हो सकता है कि आप विंड पाइप में कट कर रहे हो और गलती से पिछली वाली फूड पाइप भी कट जाए. दूसरा क्या हो सकता है, जो ये ट्रेकिया है, बिकॉज ऑफ सो मेनी सिक्रीशंस अक्यूमुलेटिंग, इसकी सूजन हो जाए, वी कॉल इट ट्रेकियाइटिस, या ब्रोंकाई भी साथ में इन्फ्लेम हो जाए, ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस. ओके, so tracheitis or tracheobronchitis, this can be one of the complications of tracheostomy. तो कुछ कुछ समझ आई आपको complications associated with tracheostomy which are not seen with cricothyrotomy. दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि क्रिकोथायरोटमी में नो एक्सटेंशन ऑफ द नेक इज रिक्वायर्ड. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बड़ा बड़ा लिख लो, चाहे आपने पहले भी लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा 3 स्टार लगा के. याद है आपको ट्रेकियोस्टमी में क्या करना पड़ता है? पोजीशन बनानी पड़ती है.
आपको हेड को ऐसे फ्लेक्स करके नेक को एक्सटेंड करना पड़ता है और फिर आप इंसिजन देना शुरू करते हो। क्रिकोथायरॉटमी में कोई भी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो एक सिंपल सा मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो, इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज विच प्रोसीजर विल बी प्रेफर्ड? Cricothyroid. Cricothyrotomy, because in tracheostomy a position has to be established which can further be detrimental to a patient of cervical spine injury. दोस्तों और एक चीज याद रखना, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नॉर्मली हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप कौन सा कहते हैं? 12 साल से छोटे बच्चे को, ठीक है। छोटे बच्चे में ये जो मेम्ब्रेन होती है, दिख रही है आपको कौन सी मेम्ब्रेन? बिटवीन द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड द थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। ये बहुत 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 बारीक होती है। कितनी बारीक होती है? इट इज जस्ट 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर। बड़े में पता है कितनी होती है ये विड्थ में? 0.3 सेंटीमीटर। मिलीमीटर पता है ना, 10th ऑफ अ सेंटीमीटर होता है। तो छोटे बच्चे में ये क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही बारीक है। तो अगर छोटे बच्चे के एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और उसकी क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा छोटी है, तो आप डेफिनेटली कभी भी रिस्क नहीं लोगे क्रिकोथायरॉटमी करने का। छोटे बच्चों में क्या प्रेफर्ड प्रोसीजर है? ट्रेकियोस्टमी। समझ आई बात आप लोगों को? ओके, सो इन चिल्ड्रन लेस देन 12 years cricothyrotomy is never done. In children less than 12 years cricothyrotomy is never done because of the small size of the cricothyroid membrane. कितना साइज है देखो, मैं दिखा भी रहा हूँ, 0.3 मिलीमीटर। एडल्ट्स में रफली आपको बता रहा हूँ, एडल्ट्स में ये 2.2 सेंटीमीटर हाई होती है और 0.3 सेंटीमीटर इन विड्थ होती है, जबकि बच्चों में ये बहुत ही छोटी होती है, जस्ट 0.3 मिलीमीटर्स। तो बस एक छोटा सा लाइन में आंसर बता दो, बच्चों में क्या करोगे? क्रिकोथायरोटॉमी और ट्रेकियोस्टमी? Tracheostomy. ऐसा कहा जाता है कि 10 साल से छोटे बच्चे में क्रिकोथायरोटमी करना है इज क्रिमिनल, ग्रॉस नेग्लिजेंस। क्योंकि जो भी ऐसा डिफिकल्ट प्रोसीजर करेगा उसको कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि बच्चों की क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन सिर्फ 0.3 मिलीमीटर इन विड्थ होनी चाहिए, राइट? तो हम 12 साल से छोटे बच्चों में क्रिकोथायरॉटमी नहीं करते, हम ट्रेकोस्टमी ही करते। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू क्रिकोथायरोटॉमी कब नहीं करेंगे? एज, आप बता सकते हो क्या एज का क्या फैक्टर है? Less than 12 years. Less We'll than not 12 do. years we do not do cricothyrotomy. It is a contraindication because of the small size of the cricothyroid membrane. Next is fracture of the larynx और crush injury to the larynx, तब भी हम क्रिकोथायरोटमी नहीं करते। फ्रैक्चर लिख लिया तो यस बोलना। फ्रैक्चर ऑफ द लैरिंग्स एंड क्रश इंजरी टू द लैरिंग्स और प्री एग्जिस्टिंग ट्रेकियल पैथोलॉजी, प्री एग्जिस्टिंग ट्रेकियल पैथोलॉजी। दोस्तों ये आपको दिख रहा है एक्सटेंट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स कहाँ से शुरू हो रहा है? लैरिंग्स को देख के बता सकते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द Lower हायोइड part of बोन the- Yes. एंड एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट अप टू द क्रिकॉइड। अब सोचो अगर ये लैरिंग्स टूट गया तो इसने ये जो मेम्ब्रेन्स को पकड़े रखा है, ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन है? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। Thyroid. दिख रहा है सभी को थायरोहाइड मेम्ब्रेन। नीचे कौन सी मेम्ब्रेन है? Cricothyroid. क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। ये सारा जो टिश्यू और मेम्ब्रेन्स है ना, ये चेस्ट के अंदर चली जाएंगे, दे विल रिट्रैक्ट इनटू द चेस्ट और इनटू द मीडियास्टाइनम। कब चली जाएंगी? मान लो एक वो पिक्चर आई थी आमिर खान जी और अजय देवगन जी की, इश्क, देखी हुई है आपने?
उसमें ना एक सीन होता है बड़ा, इट इज़ द मोस्ट हिलेरियस सीन ऑफ बॉलीवुड। उसमें एक सीन होता है कि वो लड़कियों के पीछे ना, लड़कियों के चक्कर में देखता देखता जो अजय देवगन है वो ऐसे ना बिल्डिंग के ऊपर एक पोल के ऊपर चढ़ जाता है। तो जब वो थोड़ा सा कॉन्शियस होता है तो वो देखता है कि वो नीचे से हवा में झूल रहा है। तो सामने एक डेफ बंदा होता है, वो उन पोल्स को आरी से काटना शुरू कर देता है। वो उसको बोलता भी है, चीखता भी है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसे हवा में लटका हुआ हूँ। वो ऐसे ऐसे करता है, मुझे सुन नहीं रहा, वो काट ही देता है। फिर उनके साथ क्या होता है पिक्चर देखना, तब समझ आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। कोई चीज पहले ही टूटी हुई है, उसको आप और तोड़ दो। क्या टूटी हुई है? लैरिंग्स टूटा हुआ है। आपने, डॉक्टर साहब ने क्या किया, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन को काट दिया और काट दिया और तोड़ दिया। तो क्या होएगा, ये जितना टिश्यू है इस एरिया का, ये सारा छाती के अंदर घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जबरदस्ती इस क्रिकोथायरॉटमी करने के लिए ये क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन काट रहे हो, नॉट रियलाइजिंग कि इसका लैरिंग्स पहले से ही टूटा हुआ है। टूटी हुई चीज को और डैमेज करोगे तो नुकसान और होएगा। So this is the strong contraindication for cricothyrotomy, that whenever there is fracture of larynx, okay, larynx, this area is already damaged, so don't give an incision here, don't do cricothyrotomy. फिर क्या करो, नीचे इंसिजन दो। कौन सा प्रोसीजर करेंगे? Tracheostomy. ट्रेकियोस्टमी करेंगे, सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग पे। समझ आई बात सभी को क्यों ऐसा करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू क्रिकोथायरॉटमी, एज लेस देन 12 ईयर्स हम नहीं करते क्रिकोथायरॉटमी, क्रश इंजरी टू द लैरिंग्स और प्री एग्जिस्टिंग ट्रेकियल पैथोलॉजी। सो इंडिकेशंस फॉर ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी कब करते हैं? याद रखना, क्रिकोथायरॉटमी हम हमेशा प्रेफर करते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे हमें ट्रेकियोस्टमी ही करनी पड़ेगी। पहला है बच्चों में। कोई बता सकता है बच्चों में ट्रेकियोस्टमी क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज मैम, किस चीज़ का साइज बहुत छोटा है? इकोथायरॉयड में Thyroid membrane. क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन जस्ट 0.3 मिलीमीटर इन साइज है, तो हमें ट्रेकियोस्टमी ही करनी पड़ेगी। वेरी गुड। दूसरा है लरिंजियल फ्रैक्चर, ये लैरिंग्स टूटा हुआ है तो क्रिकोथायरोटॉमी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ट्रेकियोस्टमी करेंगे। तीसरा है ट्रेकियल ट्रांसेक्शन, लरिंजियल फॉरेन बॉडी, ओके, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस हो रहा है, प्रलॉन्ग्ड वेंटिलेशन, और ये बहुत लास्ट इंपॉर्टेंट है, ऑनकोलॉजिकल रिसेक्शंस ऑफ हेड एंड नेक। दोस्तों याद रखना, जब भी हमने बड़े बड़े नेक डिसेक्शंस करने होते हैं, कोई बता सकते हो मेजर नेक डिसेक्शन? लेवल्स 1 to 5 रिमूव करते हैं, along with spinal accessory nerves, sternocleidomastoid and internal jugular vein, रेडिकल नेक है डायसेक्शन। ना? तो जब भी आप रेडिकल नेक डिसेक्शन या एक्सटेंडेड रेडिकल नेक डिसेक्शन कर रहे हो, इतनी ब्लीडिंग होएगी, इतना खून इकट्ठा होएगा, इतने हेमाटोमा बनेंगे कि सांस आना बंद हो जाएगा। तो कई ईएनटी सर्जन्स, आपको जान के हैरानी होगी, रेडिकल नेक डिसेक्शन करने से पहले ही ट्रेकियोस्टमी कर देते हैं पेशेंट की, प्लान्ड ट्रेकियोस्टमी, सो दैट जब रेडिकल नेक डिसेक्शन करेंगे उसके बाद एयरवेज ना कॉम्प्रोमाइज हो। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? यार आप Yes, sir. किसी का जबड़ा काट रहे हो, किसी का पूरा नेक डिसेक्ट कर रहे हो, उसकी कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, कितने बड़े हेमाटोमास, कलेक्शन ऑफ ब्लड होगी, तो उसका एयरवे नहीं नैरो हो जाएगा। अगर आप पहले ही यहाँ पे एक ओपनिंग बना दो गले में ट्रेकियोस्टमी करके, तो वहीं से आप वेंटिलेट भी कर सकते हो और वहीं से आप सक्शन करके सिक्रीशंस को भी क्लियर कर सकते हो। सो इन ऑन्कोलॉजिकल रिसेक्शंस, ऑन्कोलॉजिकल समझते हो, कैंसर के जो रिसेक्शंस होते हैं, रेडिकल नेक डिसेक्शन वगैरह, यहाँ पे हम प्रोफाइलैक्टिक ट्रेकियोस्टमी कर देते हैं। प्रोफाइलैक्टिक समझते हो? हमें पता है कि ऐसा होने वाला है ना, ऐसा होने वाला है, तो आप ये जानते हुए पहले से ही कर दोगे। कई बार कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती कि ऐसे होने वाली हैं। जैसे मुझे कल पता ही नहीं था कि क्लास 2 घंटे की जगह 1 घंटे या 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब टीचर उतना ही तैयार करके आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। समझ आ रही है बात? सर्टन थिंग्स आर प्लान्ड। ठीक है, सो आई होप आप नाराज़ नहीं हो मेरे साथ। आगे चलते हैं।
सो ट्रेक्योस्टमी के फंक्शंस क्या हैं? नंबर 1, ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ ब्रीदिंग, improves alveolar ventilation, decreases the dead space, protects the airways, removal of the tracheobronchial secretions, intermittent positive pressure ventilation. मोटा मोटा बस याद रखना है. Alternative path of breathing, improves alveolar ventilation, decreases dead space, protects the airways, removal of the bronchial secretions, intermittent positive pressure ventilation. राइट चलें आगे. इंडिकेशंस ऑफ ट्रेक्योस्टमी कहाँ पे हैं? इन रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, मे बी ड्यू टू फॉरेन बॉडी, मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन. आपने पढ़ा होगा फाइनल ईयर में लडविग्स एंजाइना, वहाँ पर भी ट्रेक्योस्टमी ही प्रेफर करते हैं. लडविग्स एंजाइना इज साइमल्टेनियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायलैटरल, सबलिंगुअल, सबमेंटल एंड सबमैंडिबुलर स्पेसेस. डिप्थीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में. डिप्थेरेटिक एक मेम्ब्रेन बन जाती है, लेदरी मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिलर रीजन. बता सकते हो डिप्थीरिया में नेक कैसा होता है? आपको पढ़ाया हुआ है. Bull. बुल नेक, वेरी गुड. मलिग्नेंट नेक या हाइपरटॉक्सिक नेक, याद है? बुल नेक, मलिग्नेंट नेक और हाइपरटॉक्सिक नेक. पहली मसल जो इन्वॉल्व होती है वो होती है प्लेटोफरेंजिस. उसके बाद तो डिप्थीरिया करता है कोराइने बैक्टीरियम डिप्थीरिया. फिर कोई इन्फेक्शन हो, कोई कैंसर हो, नियोप्लाज्म हो, लैरिंग्स में कोई फॉरेन बॉडी चली जाए, तो फिर क्रिकोथायरोटॉमी नहीं कर सकते क्योंकि लैरिंग्स के बिल्कुल पास है क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, तो ट्रेक्योस्टमी करोगे. रिटेन्ड सिक्रीशंस हो उसकी सक्शन करने के लिए, पेनफुल सिक्रीशंस, इनएबिलिटी टू कफ. याद रखना बच्चों, कफिंग रिफ्लेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स है टू एक्सपेल आउट द फॉरेन बॉडी एंड द सिक्रीशंस. तो अगर किसी मरीज में कफिंग नहीं हो रही तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है. राइट. सो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी ड्यू टू एनी कॉज. लिख लिया तो यस बोल देना. Yes, sir. यस. सो ये आप देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट फोटो है दोस्तों. ऊपर एक बोन है, कौन सी बोन? सब लोग अनम्यूट करके बताएंगे. Thyroid. उसके बाद एक कार्टिलेज है, कौन सी कार्टिलेज? Thyroid बटरफ्लाई cartilage. शेप, थायराइड कार्टिलेज. Thyroid cartilage. बिटवीन द थायराइड कार्टिलेज एंड हायोइड बोन एक मेम्ब्रेन है, नाम बताओ. Thyrohyoid. थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. याद रखोगे, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन. उसके नीचे एक सिग्नेट रिंग शेप कार्टिलेजस का क्या नाम Cricoid है? cartilage. क्रिकॉइड कार्टिलेज. शाबाश. क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज के बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है. Cricothyroid membrane. बच्चों जहां पे मेरा कर्सर है, दिस इज द साइट फॉर क्रिकोथायरोटॉमी. दिस इज द साइट फॉर क्रिकोथायरोटॉमी. ठीक है. तो फिर बता रहा हूँ क्या करते हैं. पहले स्किन पे इंसिजन देते हैं. स्किन पे ऊपर दिख रहा है आपको कैसा इंसिजन? वर्टिकल इंसिजन. तो क्या करना है? 1 फिंगर ब्रेथ बिलो द लेरिंजियल प्रोमिनेंस, स्किन पे इंसिजन देना है. एक बार आप डिसेक्शन करोगे आपको क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन दिखनी शुरू हो जाएगी. फिर एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन देना है ओवर द क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन. याद रखना, जब आप क्रिकोथायरोटॉमी कर रहे हो तो स्काल्पल को अंदर आपने इंसर्ट करके 90 डिग्रीज रोटेट ज़रूर करना है. क्रिकोथायरोटॉमी किससे करोगे? 11 नंबर ब्लेड्स. क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे एक स्पेस शुरू हो जाती है, पता है? बर्न्स की कौन सी स्पेस? सुप्रा स्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न्स. Space of burns. तो ट्रेक्योस्टमी करने के लिए अब ध्यान से सुनो. स्किन पे कौन सा इंसिजन देना है? यू शेप इंसिजन और इन्वर्टेड यू इंसिजन और टी शेप और क्रूसीफॉर्म इंसिजन. कोई मर्जी दे दो. यू शेप दे दो, इन्वर्टेड यू दे दो, क्रूसीफॉर्म दे दो, चाहे टी शेप दे दो.
प्यारे बच्चों, यहाँ फोटो देख के आपको कौन सा स्किन पे इंसिजन लगता है इन्होंने दिया होगा? Inverted U. इन्वर्टेड यू दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन ऐसे उल्टा यू बनाया हुआ है। बच्चों ये बात आपको समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ट्रेकियोस्टमी में भी दो इंसिजन देंगे। पहला एक इंसिजन देंगे ओवर द स्किन। अगर आप सर्जन हो तो जल्दी से बताओ, ट्रेकियोस्टमी के लिए लैंडमार्क कैसे पैल्पेट करोगे, क्या करोगे? 2 finger below. 2 finger breadths below the laryngeal prominence. After that you will give a skin incision, inverted U shape और U shape। उसके बाद डिसेक्शन करोगे तो ये वाइट वाइट कलर के रिंग्स दिखने शुरू हो जाएंगे। उन रिंग्स का नाम क्या है? ट्रेकियल रिंग्स। Tracheal rings. तो पहले रिंग पे कट लगा दें, ठीक है? No, sir. पहले रिंग पे कट लगा दोगे तो वो वाटरिंग द पाइप, वो जो पाइप लॉन में दे रहे थे अगर, तो वो स्टेनोसिस हो जाएगा, नैरोइंग ऑफ द पाइप, विंड पाइप, ट्रेकिया। तो कौन से पे कट लगाना है? सेकेंड एंड थर्ड Third and ट्रेकियल। third. दोस्तों अगर आप इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी कर रहे हो तो ट्रेकियल रिंग पे वर्टिकल कट लगाना है। अगर आप इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी, इलेक्टिव समझते हो, प्लान्ड ट्रेकियोस्टमी, तो ट्रेकियल रिंग्स पे हॉरिजॉन्टली भी कट लगा सकते हो। सो अगेन आपको मैं बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेकियोस्टमी में भी दो इंसिजन्स हैं। वन इंसिजन इज ऑन द स्किन, ठीक है, आइदर इट इज यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप, क्रूसीफॉर्म और टी शेप। इसका नाम भी सुन लो, शायद एग्जाम में पूछ लें। वी कॉल इट द जॉर्क फ्लैप। कभी आपने पहले ये नाम सुना है अपनी लाइफ में? यस और नो, अनम्यूट करके बताना। Yes. Yes, sir. कहाँ पे सुना है? ऑर्थोडोंटिक्स में ना पहला चैप्टर है बोन एंड बोन ग्रोथ। वहां पे एक साइंटिस्ट था जॉर्क। उसने क्या किया, बोन के ऊपर इम्प्लांट्स लगाए और उसके बाद उसकी स्टडी की मैंडिबल के ऊपर, मैग्जिला के ऊपर। ये आपकी बालाजी और बाकी बुक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है? या उसने कुछ डाइज भी यूज़ की थी, एलिजेरिन रेड फॉर स्टेनिंग कैल्शियम, वॉर्न कॉसा स्टेन, ऐसे कुछ स्टेन्स भी उसने यूज़ किए थे फॉर स्टडिंग द बोन ग्रोथ। आ रही है बात समझ में? सो ये जॉर्क हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक। अब मैं ना बोलूँगा नहीं, मैं सिर्फ अपना ये कर्सर या पॉइंटर रखूँगा। आपने स्ट्रक्चर का अनम्यूट करके नाम बताना है, ठीक है? बताओगे सभी लोग? प्लीज़ ट्राई, राइट? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, राइट? Hyoid bone. वेरी गुड। हायोइड बोन, Thyroid cartilage. बटरफ्लाई शेप, थायरॉयड कार्टिलेज, ठीक है? Thyrohyoid नीचे से membrane. ऊपर की तरफ बोलना है। नीचे थायरॉयड कार्टिलेज है, ऊपर हायोइड बोन है, मेम्ब्रेन का नाम है Thyroid. थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। नीचे सिग्नेट रिंग शेप कार्टिलेज है इनकम्प्लीट, Cricoid cartilage. क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायरॉयड कार्टिलेज के बीच में मेम्ब्रेन है। Cricothyroid membrane. बच्चे में ये मेम्ब्रेन काटोगे? 8 साल के बच्चे में No, sir. नहीं काटेंगे। तो उसमें क्या करोगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में? Tracheostomy. ट्रेकियोस्टमी। कौन से ट्रेकियल रिंग्स कट करोगे? Second and third. सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग्स। स्किन पे कौन सा इंसिजन दोगे? Tracheal. Vertical. Vertical or inverted. यू, इन्वर्टेड यू, टी U. शेप, क्रूसीफॉर्म शेप, ठीक है? एक बार आपको ट्रेकियल रिंग्स दिखने शुरू हो गए वाइट कलर के, देन फॉर emergency tracheostomy you give a vertical incision over the tracheal ring. For planned or elective tracheostomy you can give a horizontal incision also. ये फोटोग्राफ्स खींचनी है तो खींच लो। सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग्स आर द साइट फॉर tracheostomy. Why do not we cut the first ring or the fourth ring? Stenosis. Stenosis of या airways. narrowing of the airway होता है। Why do not we insert our scalpel too deep? छुरे को अंदर ही घुसा दो।
esophagus, fistula, बिकॉज ट्रेकिया के साथ फूड पाइप भी कट जाएगी और बाद में एक फिस्चुला बन जाएगी. फूड पाइप होती है ईसोफेगस, ट्रेको ईसोफेगल फिस्चुला. ठीक है. सो दिस इज द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इन प्लेस. दिख रहा है ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब प्लेस कर दी है. ठीक है. और यहाँ पे एक टेप होती है, इसको बोलते हैं अम्बलाइकल टेप. वो टेप को फिक्स कर देते हैं अराउंड द नेक सो दैट द ट्यूब डज नॉट मूव हेयर एंड देयर. अम्बलाइकल टेप. Remember, once the tracheostomy tube is in place, it should ideally be removed after every 7 days. ये सारे आपको फॉरेन कंट्री के प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, बट इंडिया में आपको पता ही है. ठीक है. इट शुड बी रिमूव्ड आफ्टर एवरी 7 days. क्यों रिमूव करनी चाहिए? क्योंकि इस ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में सिक्रीशंस इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे आप कॉन्स्टेंटली सक्शन भी कर रहे हो. ठीक है. विच कैन लीड टू ट्रेकियाइटिस एंड ट्रेकियोब्रोंकाइटिस. राइट. ये ट्यूब्स दो तरह की है. पुराने ज़माने में मेटालिक ट्यूब्स यूज होती थी, शेवेलियर जैक्सन ट्यूब्स. शेवेलियर जैक्सन ट्यूब्स, पुराने ज़माने में ये वाली ट्यूब्स यूज होती थी, मेटालिक ट्यूब्स. आजकल प्लास्टिक ट्यूब्स यूज होनी शुरू हो गई हैं, पोटेक्स ट्यूब्स. दोस्तों, जब आप ट्रिकियोस्टमी कर रहे हो, आई होप ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन दैट excuse me, that you are doing tracheostomy somewhere here, second and third tracheal ring. ठीक है. यहाँ से रीड करके बता सकते हो कौन कौन सी वेसल्स हैं नज़दीक? right common carotid राइट artery, कॉमन left करोटिड. common लेफ्ट साइड पे carotid कौन सी artery, है? लेफ्ट कॉमन left करोटिड. common carotid एक artery, और आर्टरी बहुत नज़दीक है, इनोमिनेट आर्टरी. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अप्रोक्सीमेटिंग द ट्रेकियोस्टमी इंसिजन? तो आपको इस फोटो में बड़ा क्लियरली मिलेगा. दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, ये फ़ोटो मैंने कहाँ से ली है. ये फ़ोटो मैंने ली है एक बुक जिसका नाम है फॉन्सिका. फॉन्सिका इज़ अ बुक फॉर ट्रॉमा, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स पढ़ते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएट्स यानी कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो इट इज़ योर विश वेदर टू रीड दिस बुक और नॉट, selectively read this book, but otherwise in my lectures I sincerely try to cover it as a whole. Right? Fonseca, नाम पता होना चाहिए बुक का. So I hope you have written the approximating structures, right and left common carotid artery. और कौन सी blood vessel नज़दीक पड़ी हुई है? Innominate artery. ठीक है. तो ये बहुत ही वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं. कई बार इतने वैस्कुलर स्ट्रक्चर हैं कि अगर ये कट जाए, गलती से कट जाए, तो एक्सपैंडिंग हेमाटोमा ऑफ द नेक हो जाता है. ब्लीड रोकना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है. और इनकी भी कई बार फिस्चुलास क्रिएट हो जाती हैं. राइट. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस राउंड थिंग हेयर? यस. सो प्रोबेबली देयर इज अ ट्यूब विच हैज बीन इंसर्टेड. उसका सेक्शन दिख रहा है कटा हुआ, ये गोल सा. What is tracheostomy? Cutting into the trachea and converting into a hole or stoma on the skin surface where a tracheostomy tube can be inserted. Now, how to manage the airways? आपको याद है हम कैसे इनिशियली एयरवेज को मैनेज करते हैं? सबसे पहले स्पेशली बच्चों में हम देते हैं बैक ब्लोस. बैक ब्लोस.
देखा है आपने कभी ऐसे फॉरेन बॉडी निकालते हुए, या कुछ भी बच्चा कई बार खा लेता है ना, तो ऐसे शोल्डर ब्लेड्स पे स्लैप मारते हैं, राइट। दूसरा ये वाला है, दिस इज नोन एज द सब डायफ्रोमैटिक थर्स्ट और हेमलिक्स मैनूवर। सब डायफ्रामेटिक थर्स्ट और एब्डोमिनल थर्स्ट और हेमलिक्स मैनूवर। सब डायफ्रामेटिक थर्स्ट लिखूं बोर्ड पे, शुड आई राइट इट? नो। सब डायफ्रामेटिक थर्स्ट, एब्डोमिनल थर्स्ट और हेमलिक्स मैनूवर। लगेगा घंटा 2 घंटा, डोंट वरी। सब डायफ्रामेटिक थर्स्ट, एब्डोमिनल थर्स्ट और हेमलिक्स मैनूवर। ये लिख लो प्लीज, जूम विंडो पे दिखा रहा हूं। सब डायफ्रामेटिक थर्स्ट, एब्डोमिनल थर्स्ट या हेमलिक्स मैनूवर। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप बता सकते हो इस फोटोग्राफ में कि जान कौन बचा रहा है, रेस्क्यूअर कौन है और विक्टिम कौन है? आगे वाला कि पीछे वाला? Rescuer is at the back. Back. वो जो मोटे से अंकल पीछे खड़े हैं वो जान बचा रहे हैं, रेस्क्यूअर, ठीक है। और ये जो पतला सा बंदा है आगे खड़ा हुआ, ही इज द विक्टिम। दोस्तों, विक्टिम को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल। जब भी किसी को एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो यूजुअली चोकिंग की वजह से वो अपने हैंड्स ऐसे क्रॉस, फिंगर्स थ्रोट के पास रख लेते हैं, एयरवेज के पास। रिसर्च ये बताती है दैट फॉर 2 to 5 minutes the person remains conscious and later on he gets unconscious. समझ आ रही है? बिकॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। समझ रहे हो? एयरवे हो गई ऑब्स्ट्रक्ट, बॉडी में हो गई ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन को मिली कम ऑक्सीजन, तो जिसकी वजह से द पर्सन वुड फॉल अनकॉन्शियस। वही सिनकोप में भी होता है ना, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, राइट। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट पे हम आ गए हैं, इसको ध्यान से सुनना, कभी लाइफ में भगवान ना करे आपके भी काम आ सकते हैं, ठीक। तो ये फोटो देख लो, दिस इज द यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल पहचान लोगे देख के? यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल, चोकिंग ऑफ द एयरवेज। तो लाइफ सेविंग टेक्निक्स के हैं, ध्यान से सुनो। जब भी कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है एयरवेज में, सबसे पहला काम, स्पेशली इन चिल्ड्रन, वी गिव बैक ब्लोज। पीठ पे हम ब्लोज देते हैं, ठीक है। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है बच्चों में, कि बच्चे में ध्यान से देखो, बच्चे का जो हेड है वो रहता है एट अ लोअर लेवल देन रेस्ट ऑफ द बॉडी। मान लो किसी ने कोई फॉरेन बॉडी इंजेस्ट कर ली है, अगर आप उसको पुट्ठा कर दोगे, टेढ़ा कर दोगे, तो ग्रेविटी से भी तो नीचे आने का चांस है फॉरेन बॉडी का। नई बात समझ आ रही? Understood, मान sir. लो आप लोगों का ये पेन है जो मैं आपके घर में आके चोरी कर लेता हूँ, तो आप मेरे को पुट्ठा लटका दोगे उल्टा फैन के साथ, तो हो सकता है ये पेन ग्रेविटी से नीचे गिर जाए ज़मीन पे, अगर मेरी जेब में पड़ा हुआ है या कहीं छुपा हुआ है। सिमिलरली जब बच्चे में कोई फॉरेन बॉडी चली गई एयरवेज में, अगर आप उसका हेड रखोगे एट अ लोअर लेवल देन द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी, एक एंटी ग्रेविटी इफेक्ट आएगा, ग्रेविटी की वजह से द फॉरेन बॉडी वो ट्राई टू कम आउट। दूसरा आप क्या काम कर रहे हो, आप शोल्डर ब्लेड्स पे 5 बार ब्लोज मारोगे। ब्लो कैसे मारोगे? विद द हील ऑफ द हैंड। जोर की आजमाइश नहीं करनी, बहुत बच्चा डेलिकेट होता है, अगर आपने कभी इतने छोटे बच्चे को पकड़ा हो। हील ऑफ द हैंड याद रखोगे। सो कैन यू सी द रेस्क्यूअर यूजिंग हिज हील ऑफ द हैंड टू सेव द विक्टिम? yes or no? Heel Yes, of the sir. hand. So he would give 5 blows.
ठीक है। इन ब्लोज वगैरह का देने का क्या मकसद होता है कि जब ये ब्लोज देते हैं तो थोरैक्स का प्रेशर हो जाता है, थोरैक्स की वॉल्यूम हो जाती है कम। जहाँ पे लंग्स होते हैं, आपने पढ़ा है, इसको थोरैक्स बोलते हैं। जहाँ पे ये इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं, इसको एब्डोमेन बोलते हैं। ये तो पता ही होगा यार, है ना। तो ये छाती का वॉल्यूम कम हो जाएगा जब आप इसको बैक ब्लोज दोगे। और एक लॉ है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पता नहीं एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, वेयर वॉल्यूम इज सेट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दोस्तों, अगर वॉल्यूम जो है वो कम हो रही है तो प्रेशर को क्या होएगा, Increase. प्रेशर बढ़ Increase हो जाएगा। जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर थोरैक्स का बढ़ जाएगा, प्रेशर के साथ वो फॉरेन बॉडी बाहर आ जाएगी। सो दैट इज वाई वी गिव दीज ब्लोज टू द चाइल्ड, बैक ब्लोज। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेस्क्यूअर स्ट्रैडल्स द विक्टिम ओवर हिज थाई with the child's head lower to the rest of his body. The rescuer with one of his hands, ये वाला हाथ, holds his jaw firmly, इसका जबड़ा पकड़ के रखता है ऐसे टाइटली, और दूसरे हाथ के साथ इसको जोर की बैक ब्लोज देता है बच्चे को। जब बैक ब्लोज देगा तो चेस्ट की जो वॉल्यूम है ये कम होएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा और वो फॉरेन बॉडी एकदम उल्टी की तरह, समझ रहे हो, कॉफिंग रिफ्लेक्स के साथ बाहर आने का चांस है। कितने ब्लोज देने होते हैं बच्चे में? 5 ब्लोज। 5 ब्लोज। 5 ब्लोज। कैन यू ऑल हेयर मी? Yes, sir. Yes.